जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.1 और सवाल नंबर 2 का 3 नंबर और 4 नंबर। इससे पहले की क्लास में हम सवाल नंबर 2 का 1 नंबर और 2 को सॉल्व कर दिए हैं। आज की क्लास में सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 करेंगे सवाल नंबर 2 का। तो आइए सवाल नंबर 2 का 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है उसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें क्या हल करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है रोहन की। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, इसको कितना मान लेंगे? x मान लिए। अब उसकी माँ जो है उसकी वर्तमान आयु यहाँ पे मानेंगे, तो लिखेंगे इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या कर रहा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि रोहन की आयु कितना हम यहाँ पे मान लिए x, और कितना बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। मतलब इससे इसका जो x है इससे कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। लिख दिए 26 वर्ष। ये आ गया हमारे पास पहला कंडीशन। अब दूसरा देखिए यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, यहाँ पे हम फिर लिख दिए। अब क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब ये जो वर्तमान में है इससे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोहन की आयु, ये लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु लिख दिए। अब देखिए कितना है यहाँ पे वर्तमान में x, और कितना कर रहा है? 3 वर्ष पश्चात मतलब जुटेगा उसमें, जब रहेगा पहले इसका मतलब उसमें से घटेगा, तो पश्चात कर रहा है। तो कितना वर्ष पश्चात? तो 3 वर्ष पश्चात, तो इसमें 3 जुट जाएगा। अब दूसरा इनकी माँ की लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु लिख दिए। अब देखिए इसके रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना है? x + 26, और कितना कर रहा है इसमें? अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब कि इसमें 3 जुड़ जाएगा। तो x + 26 3 कितना हो जाएगा? 29। 26 3 29, यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की कितना आयु है? x + 3 और उसकी माँ की x + 29। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या करा है, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब कि गुणनफल मतलब गुना, यानी इनकी आयु, इसकी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना? 360 हो जाएगा। मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो हम तो 3 तो यहाँ पे जोड़िए दिए, तो इसका गुणनफल कर देते हैं 360। तो गुणनफल मतलब गुना, तो लिखेंगे पहले क्या? x + 3, तो लिखेंगे x + 3। और दूसरा क्या निकला यहाँ पे? उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु x + 29, तो लिखेंगे x + 29 बराबर, ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। लिख देंगे 360। अब देखिए अब x और x को गुना करेंगे तो x² प्लस x को 29 से गुना करेंगे तो 29x प्लस 3 को x से गुना करेंगे 3x प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 9 × 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 14 8 87 बराबर में 360। अब क्या करते हैं? 360 को इस साइड ला लेते हैं, बराबर से इस साइड। तो लिखेंगे x² प्लस 29 3 कितना होता है? 29 30 31 32, तो लिखेंगे 32x प्लस 87, ये प्लस का ऐसा रहेगा तो माइनस का 360 बराबर में कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं? 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 32x, अब प्लस का 87 है और माइनस का 360 है, तो कितना बच जाएगा? तो माइनस का बच जाएगा 10 में 7 जाएगा 3, इधर मुझे 15 में से 8 गया 7, बच गया 2, मतलब माइनस का 273 बराबर में 0 है, तो 0 लिख दिए। अब देखिए ये किस रूप में आ रहा है?
हम इस सवाल में पहले ये नहीं बोले, इसमें लिखा हुआ था इसका कंडीशन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें जो 4 सवाल दिया है उस चारों सवाल में क्या कर रहा है कि इस सवालों को जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो इससे पहले तो सभी को लिख दिए थे। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, ये होता है उसका रूप। इस टाइप से आ जाएगा, मतलब वो द्विघात समीकरण में है। तो देखिए इसी टाइप से यहाँ पे आ चुका है x² मतलब उसका घात जो है कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ये उसी टाइप से आ गया है। तो ये क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो चलिए सवाल नंबर 3 को हल कर दिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 4 को। देखिए सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो पहले उसको लिख लेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। तो लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, इसको कितना मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब दूरी कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे होता है समय बराबर चाल दूरी। तो चाल हमें लिख दिए यहाँ पे दूरी, तो समय बराबर होता है चाल बटा दूरी। ये होता है, क्या होता है, समय बराबर चाल बटा दूरी। अब देखिए यहाँ पे चाल कितना है, x, तो लिख लेंगे x बटा दूरी। दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारा पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो, यानी इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि समय बराबर चाल बटा दूरी, ये लिख दिया। अब इसमें क्या कर रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, मतलब चाल कहाँ है यहाँ पे, ये है x बटा 480 आ गया ना, चाल बराबर चाल बटा दूरी। तो यहाँ पे x, ये कुछ फॉर्मूला में देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना है, 480, तो लिख लेंगे 480। चाल कितना है, x, तो लिख लेंगे x। अब यहीं पे कह रहा था कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, यानी इसकी चाल कितना है, तो x है, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 480 बटा चाल में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। मतलब ये जो दूरी है इसी को तय करने में कितना, 3 घंटे अधिक लगते, मतलब इसमें 3 जुट जाते। तो हम इसको और इसको अलग अलग तरीक़ा से लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे पहला क्या निकला हमें, 480 बटा में x है तो x लिख दिए। इसमें कितना है, तो मतलब 3 घंटे अधिक लेते, 3 जुट रहा है तो लिख देंगे 3 बराबर। दूसरा क्या निकला हमें, 480 बटा x माइनस 8, तो लिख लेंगे 480 बटा x माइनस 8। अब देखिए 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x आ गया, x कैंसिल, ऊपर में आ गया 480 प्लस 1 को x से भाग देंगे कितना बचेगा, x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर 480 बटा x माइनस 8। अब इसको इस तरह से गुना कर देंगे, तो जब x माइनस 8 में इससे गुना करेंगे कितना होगा, देखिए इससे जब हम गुना करते हैं 480 प्लस 3x में तो कितना आता है हमें, x को 480 से गुना करेंगे 480x, फिर यहाँ पे 3x को 1x से गुना करेंगे तो 3x², फिर माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस 8 को 480 से गुना कर देते कितना आ जाता है, 88 64 का 4 हासिल 6, 8 32, 32 6 कितना होता है 38,
38 आ गया। फिर माइनस प्लस माइनस 8 दिया 24x, हमारे पास ये आ गया। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। कितना आया 480x प्लस 3x² माइनस 38 40 माइनस 24x, इसको गुना करने पर अब देखिए, अब जब x को 480 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 480x आ जाएगा। तो लिख देंगे 480x, इसको मिटा देते हैं। ओ यहाँ पे 480x होगा ना, क्योंकि इसको इस साइड से गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 480x हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम इस साइड ला लेते हैं। तो 480x प्लस 3x² माइनस 38 40 माइनस 24x, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 480x, बराबर में कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं। अब देखिए प्लस का 480x और माइनस का 480x, ये कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 3x²। तो लिख लेंगे 3x² माइनस, क्या करते हैं इसको, x वाले को एक जगह लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है 24x, तो लिख सकते हैं हम 24x, और यहाँ बच गया माइनस 38 40, ये हमारे पास बच चुका है। अब यहीं तक इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसमें नहीं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसे बराबर में 0 है। तो 3 जब मान लीजिए इसमें कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या आ जाएगा x² माइनस 8 24x, फिर 3 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से जब भाग देते हैं इसमें 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 8 में से 6 हो जाएगा तो 2, 3 8 24, 0 मतलब 1280, बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो जब 3 इस साइड आएगा 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है ना, यहाँ पे 3 जब गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, 3 को 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0। अब ये किस रूप में आ रहा है, तो यही रूप में आ रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये क्या है द्विघात समीकरण है, हमें यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, लिख दिए। अब देखिए सवाल नंबर 4 को हल कर दिए। तो प्रश्नावली 4.1 का ये लास्ट सवाल था, और आज की क्लास में हम क्या किए, प्रश्नावली 4.1 को समाप्त कर दिए। अब इससे अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।